क्या नाम है आपका? अवनीश पाठक। क्या पढ़ाई किया आपने? एलएलबी किया, पीजी भी किया? नहीं सर, एलएलबी किया है। अवनीश जी, आपने कब एलएलबी किया? सर 2019 में किया है मैंने। अच्छा, तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन की सर्विस में क्यों जाना चाह रहे हैं आप? प्रैक्टिस कीजिए। नहीं सर, एक्चुअली मैं यहाँ अभियोजन कार्यालय जौनपुर में एज अ हम्म। कनिष्ठ सहायक कार्यरत हूँ। अच्छा, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी हूँ, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे इंस्पायर हूँ और इसलिए प्रोसिक्यूशन उसी डिपार्टमेंट। सर्विस में जाना चाह रहे हैं। जी सर। तो वहाँ आपने क्या देखा? प्रोसिक्यूटर्स को क्या चुनौतियाँ आती हैं काम करने में? सर प्रोसिक्यूटर को अगर हम देखें तो जो गवाही कराने में और गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराने में, हम्म। उसके बाद जो सर विधिक मत एसपी महोदय द्वारा, डीएम महोदय द्वारा मांगे जाते हैं, हम्म। तो वो भी सर चैलेंजेस रहता है कि न्यायालय से आके उन कार्यों को भी जो है निर्वहन करना होता है सर, तो ये सब चीज़। हम्म। तो ये कंप्यूटर आ जाने से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से प्रोसिक्यूशन के काम में थोड़ी मदद मिली कि मुश्किलें बढ़ गई? नहीं सर, मदद मिली है, क्योंकि पहले जैसे कोई केस लॉज देखना है या कोई जजमेंट देखना है तो हमको बुक्स देखना पड़ता था, वो सब चीज़ें तो अब ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। जैसे जो भी मैटर है, हमको उसके बारे में कुछ भी जानना है तो हम सीधा गूगल करके उसको देख सकते हैं, तो उससे प्रोसिक्यूशन में सर काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण ऐसा तो नहीं कि भविष्य में प्रोसिक्यूटर की जगह कंप्यूटर बैठा रहेगा, जज की जगह कंप्यूटर बैठा रहेगा, ऐसी संभावना देखते हैं आप? नहीं सर, ऐसी संभावना नहीं है। इसका रीज़न सर ये है, क्योंकि जो जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी केसेस होंगे, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग-अलग होंगे। तो वो उस स्थिति में सर एक प्रोसिक्यूटर और जजेस की तो सर आवश्यकता होगी ही सर। अच्छा, ये बताइए आप, चार्जशीट सुना होगा? जी सर। चार्जशीट और चालान भी सुना होगा आपने? जी सर। दोनों में कोई अंतर होता है क्या? सर जनरली 173 में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है सर, हम्म। तो उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, तो पुलिस रिपोर्ट को ही चालान कहते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट में 2 चीज़ें आ सकती हैं, चार्जशीट भी आ सकती है और फाइनल रिपोर्ट भी आ सकती है सर। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान रहते हैं, इसे चालान क्यों कहते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें रेस जेस्टे का प्रोविजन है कोई? जी सर। कौन सा सेक्शन है? सर सेक्शन 6 है सर। अच्छा, क्या है सेक्शन 6? या सर रेस जेस्टे क्या है? सेक्शन 6 नहीं बताइए, आप रेस जेस्टे बताइए। सर रजिस्ट्री का सर एक्चुअली इंग्लैंड लॉ में सर इसका प्रयोग किया गया है। हम्म। और इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 में स्थान दिया गया है। और सर सर एक ही समव्यवहार के भाग में जो भी घटनाक्रम सर होता है उसके अल्पकाल के समय में, तो उसको सर रेलिवेंट माना जाता है सेक्शन 6 में सर। और एलिबाई? सर एलिबाई का प्रोविज़न सेक्शन 11 में सर दिया गया है हम्म। एविडेंस एक्ट में। हम्म। उसमें सर ये है कि यदि कोई घटना घटित हुई है, कोई अपराध घटित हुआ है, तो अभियुक्त इस बात का बचाव लेता है कि वह उस समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं था सर। तो अभियुक्त आके इस बात का बचाव अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन में ले रहा है, तो आप प्रोसिक्यूटर के रूप में अ, आप कैसे अपने को वहाँ रखेंगे? क्या करेंगे आप? सर एज ए प्रोसिक्यूटर जहाँ पे भी घटना घटित हुई है, तो सर हम यही प्रूव करेंगे कि वह वहाँ जो है उसी समय उसी जगह पे उपस्थित था सर। उपस्थिति उसकी दिख रही जी है। सर। अच्छा, लोगों का जो कैरेक्टर होता है, जो सील का साच बताया गया है, जी सर। तो क्रिमिनल मैटर्स में इसकी रिलेवेंसी क्या है? कब ये रिलेवेंट होता है, कब नहीं होता? सर क्रिमिनल मैटर में यदि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो रिप्लाई देता है कि मैं गुड कैरेक्टर का हूँ, हम्म। तो उस कंडीशन में सर उसकी रेलिवेंसी सर होती है। हम्म। कितने सेक्शन हैं इसमें एविडेंस एक्ट में? सर 167 है सर। अच्छा, 167 लास्ट सेक्शन क्या है इसका? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा कोई रहा हूँ। बात नहीं। अच्छा, आईपीसी में बताइए, पनिशमेंट कितने तरह के बताए गए हैं? सर 6 टाइप के सर बताए गए हैं, इसमें हम्म। से एक रिपील हो चुका है सर। हम्म। उसमें सर डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, और प्रॉपर्टी फॉर फीचर प्रॉपर्टी है, और फाइन है सर। हम्म।
सेल्फ डिफेंस का जो प्ली होता है वो कब ले सकते हैं? डिफेंस की एविडेंस के समय एक्यूज लेगा कि जब चार्ज बनेगा तब लेगा? सर चार्ज के बाद ही सर ले सकते हैं। चार्ज के बाद मतलब ट्रायल के बाद डिफेंस? हाँ सर, जैसे जो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस जब प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद सर जब डिफेंस करने की बारी आएगी तो उस डिफेंस समय, एविडेंस के समय। जी सर, उसी समय। प्रोसिक्यूटर का जो है पुलिस और न्यायालय के बीच में कोई रोल रहता है, उसे किस रूप में देखते हैं आप? सर अगर हम सर देखें सीआरपीसी के थ्रू, तो उसके थ्रू तो सर नहीं है, लेकिन अगर हम पुलिस एक्ट के थ्रू देखें या जो व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं सर, उसमें है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के समय अगर पुलिस से कोई गलती हो रही है या कोई साक्ष्य वो एकत्र नहीं किए हैं, तो सर उसके लिए वो अभियोजक से सर राय मांगते हैं उस संबंध में, या उनको कुछ अगर लीगल पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है तो उससे वो अभियोजक से राय मांगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी स्टेट के अंदर में है और अभियोजक भी स्टेट की मशीनरी है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक दूसरे पे तो कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं सर। अच्छा, ये ट्रायल कितनी तरह के हैं सीआरपीसी में? सर ट्रायल 4 तरीके के हैं सर। कौन कौन से हैं? सर सेशन ट्रायल है, और वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है सर, और समन ट्रायल है, समरी ट्रायल है सर। तो वारंट ट्रायल कितने प्रकार का होता है? सर वारंट ट्रायल सर 2 प्रकार का होता है सर। एक तो वारंट ट्रायल सेशन बाय सेशन कोर्ट होता है सर, और वो तो सेशन ट्रायल होता है ना? सॉरी सर, वारंट केस, सॉरी सर, मैंने वारंट केसेस के रेफरेंस से बोला सर। वारंट ट्रायल दो टाइप का होगा सर। वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा सर, और ऑन पुलिस रिपोर्ट, और वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट अदर देन पुलिस रिपोर्ट सर। तो अदर देन पुलिस रिपोर्ट का शुरुआत कैसे करते हैं? सर अदर देन पुलिस रिपोर्ट का सर प्रोसिक्यूशन एविडेंस से शुरुआत होती है। कैसे आता है? प्रोसिक्यूटर का रोल रहता है कोई वहाँ, की नहीं रहता? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है प्रैक्टिकली। अच्छा, कोई मामला है जिसमें चार्जशीट आई, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, लास्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहा, प्रोसिक्यूटर की नज़र पड़ी, अरे ये तो इसमें फला सेक्शन है, ये तो सेशन ट्राइबल था, तो क्या उस स्टेज पर कमिट हो सकता है मामला फिर से? जी सर, कमिट हो सकता है सर। कहीं प्रोविज़न है? हाँ सर, इसके लिए सर प्रोविज़न दिया गया है सीआरपीसी की सेक्शन 323 में सर प्रोविज़न दिया गया है। वहाँ पे ट्रायल के समय सर कमिट किया जा सकता है, और 209 में सर कॉग्निजेंस स्टेज पे कमिट होता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अवनीश जी, पहले कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मूलतः भदोही का रहने वाला हूँ, लेकिन कार्यरत सर जौनपुर में हूँ इस समय। अच्छा अच्छा, भदोही किस लिए फेमस है? सर भदोही सर कालीन नगरी कही जाती है सर, कालीन के लिए काफ़ी फेमस है सर। कब से वहाँ कालीन का कारोबार हो रहा है? सर इसके बारे में सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। 13वीं शताब्दी से हो रहा है। चलिए, प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया को ज़रा एक्सप्लेन करिए। सर वी द पीपल ऑफ इंडिया का सर जो मीन्स है वो ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया है वो हम भारत के लोग द्वारा ही बनाया गया है सर। इसका सर अर्थ यही है। अच्छा, व्हाट इज जस्टिस? सर जस्टिस का सर प्रयोग प्रियम्बल में सर किया गया है, और इसमें सर 3 चीज़ों के सर बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात सर की गई है। मतलब प्रियम्बल में ही डिफाइंड है? हाँ सर, प्रियम्बल में इसको सर बताया गया है। अच्छा, और पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या अंतर है? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता है सर। पब्लिक सर्वेंट कौन है? सर अगर हम आईपीसी की बात सर करें तो सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। और सर जो भी व्यक्ति सरकार द्वारा वेतन प्राप्त कर रहा है और मानदेय प्राप्त कर रहा है, पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो सर वो पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं सर। और गवर्नमेंट सर्वेंट? भी तो ही है। जी सर, एग्जैक्ट डिफरेंस सर नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं?
सर हॉबीज मुझे चेस खेलना सर काफ़ी पसंद है, मूवीज़ देखना सर पसंद है। इस दौरान कोई मूवी देखी आपने? सर अभी हाल ही में एक मूवी सर मैंने देखी, एक ही बंदा काफ़ी है सर। आसाराम बापू के सर उस पे बनी है मूवी ये। मनोज वाजपेयी ने उसमें वकील का रोल किया है। अच्छा, किसी स्थान पर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर एसडीएम है जी और फोर्स के साथ जाते हैं, रेड करते हैं जी सर। और फोर्स उनके साथ में है और ढेर सारे वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और रिटन एविडेंस जो व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो लिख करके देता है कि हाँ मैंने चोरी करते समय मुझे इन लोगों ने पकड़ा। जी सर। तो वो एविडेंस एक्ट में उसको कैसे देखते हैं, साक्ष्य कैसा है? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सर अगर एविडेंस ले रहा है सर तो सॉरी सर इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर। आप तो कोर्ट में काम कर रहे हैं। नहीं सर ऑफिस में हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा, जी। तो और क्या सपना है आपका, क्या परिवर्तन लाएंगे आप एपीओ होने के बाद? सर मेनली सर प्रयास यही है कि प्रोसिक्यूशन में सर इम्प्रूवमेंट हो और जो भी सर पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द सर न्याय मिले और जो गवाही है सर वो टाइम से हो सके उसके लिए सर गवाही के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जी सर। क्या आपका विचार है? सर उसके लिए सर प्रशासन स्तर से ही सर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसमें सर जो प्रोसिक्यूशन का रोल है हमको जो ये लगता है कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं अगर उनसे पत्राचार करके जो भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हेड हैं उस पर अगर सर कार्रवाई के लिए करें तो उसमें सर काफ़ी सुविधा हो सकती है सर। अच्छा, विधिक साक्षरता का क्या स्तर है अभी? कम है, सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं सर फिलहाल अब सर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, पहले तो काफ़ी कम था। जब से सर यूट्यूब पे माननीय न्यायालय के सर जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अब यूट्यूब पे सर अवेलेबल है और बहुत सारे सर चैनल्स ऐसे हैं जो उन प्रोसीडिंग्स को छोटे छोटे क्लिप में काट करके जो है शो करते हैं, तो उससे सर अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी हुई है सर। ठीक। आप अवनीश जी, एविडेंस में सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सर सेकेंडरी एविडेंस सर जो प्राइमरी एविडेंस सर नहीं है और जैसे सर फोटोकॉपी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की तो सर वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगी और इसको सर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में सर परिभाषित किया गया है सर। मान लीजिए मेरी मार्कशीट है जी सर। और उस मार्कशीट की ओरिजिनल मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, जी सर। एक उसकी जीरोक्स कॉपी आपके सामने पेश करता हूँ, क्या ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट की जाएगी? सर सेकेंडरी एविडेंस के रूप में नहीं सर समझी जाएगी। उसका सर रीज़न ये है कि उसको उससे तुलना की जानी सर आवश्यक है। तुलना करने के बाद ही सर जैसे हम ही लोग मार्कशीट से अटेस्ट कराते हैं किसी भी गस्टेड ऑफिसर से, तो वो पहले ओरिजिनल मार्कशीट देख के फिर उस पर वो अटेस्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी के रूप में मानी जाती है सर। अच्छा, मतलब ये कि जब तक उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा तब तक वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। जी सर, जहाँ तक सर मैं ठीक है, समझ पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा आंसर। ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का रूल है, क्या है ये जुडिशियल रिव्यू? सर जुडिशियल रिव्यू ये है सर कि कोई भी जजमेंट अगर पास होता है माननीय न्यायालय द्वारा तो उसमें अगर उसकी संवैधानिकता को सर चेक किया जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर उसको चेक किया जाता है और यदि सर कोई एक्ट पास होता है पार्लियामेंट द्वारा तो उस एक्ट का भी सर कॉन्स्टिट्यूशन उसको संवैधानिकता को सर उसमें चेक किया जाता है। इसीलिए सर सुप्रीम कोर्ट को संविधान का प्रहरी कहा जाता है सर। तो क्या आपको लगता है कि 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है? सर पूरी तरीके से नहीं किया गया है सर, क्योंकि उसमें सर दो पार्ट में सर वो डिवाइड है। जैसे कि उसमें ये है कि जो LGBT के सर कम्युनिटी है उनको सर
इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है कि अगर वो प्राइवेट में एक साथ रहते हैं और एक्ट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एनिमल्स की वहाँ पे बात की गई है, जो कार्नल इंटरकोर्स की बात की गई है, उसके लिए सर वो अभी भी लागू है सर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, एविडेंस का एक सेक्शन है 132, जी सर। याद आ रहा? जी सर। उसमें मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कोई भी अगर क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन का वो आंसर देगा, वो अपने आप को इस आधार पर नहीं बचा सकता कि अगर वो आंसर देगा तो वो फंस जाएगा। जी सर। यही प्रोविजन है, जी सर। मतलब आंसर उसे देना होगा। जी सर। आर्टिकल 20 का क्लास नंबर 3 ये कहता है कि जी सर। किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। जी सर। ऐसा ही कुछ प्रोविजन है। जी सर। तो ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करते? नहीं सर, कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सर जो सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में सर दिया गया है, ये जो डिफेंस है ये अभियुक्त के लिए दिया गया है सर। अगर कोई अभियुक्त है उसके लिए सर ये बेनिफिट दिया गया है, लेकिन जो गवाह है सर, क्योंकि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 148 के सब क्लॉज 4 में सर ये बताया गया है कि यदि कोई गवाह से कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो जवाब नहीं देता है तो वह उसके अगेंस्ट माना जाएगा, उसको कोर्ट उसके अगेंस्ट लेता है सर। तो मुझे लगता है सर ये कंट्राडिक्टरी नहीं है। सेक्शन 161 सीआरपीसी का आप पढ़ेंगे जी तो सर। उसमें लिखा है कि कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है किसी मामले से संबद्ध व्यक्ति से, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़कर जो उसे अपराध में फंसाने वाले हैं, हाँ सर। उसको छोड़कर बाकी के क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये तीनों तीन तरीके की बात करते हैं। 132 में आप देख रहे हैं कि आंसर देना होगा, भले फंस जाओ। 161 में कहता है कि नहीं, आप देने के लिए, उस प्रश्न का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है जो कि आपको फंसाता है। तो क्या ये अब 132 और एविडेंस और इसमें नहीं सर, कोई उसका अंतर? सर जो मुझे रीज़न लगता है कि जो 161 है सर, ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आता है और वो पुलिस के समक्ष होता है, और जो 132 है ये ट्रायल स्टेज पे है और ये कोर्ट के समक्ष हो रहा है सर। तो मुझे जो लगता है सर, इसीलिए ये अंतर है सर इसमें। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा, वॉलंटरी नशा किया है जी सर। और उस नशे में आके उसने कोई अपराध कर लिया, जी सर। तो उसे बचाव मिलेगा कि नहीं? सर वॉलंटरी किया है तो सर उसको बचाव, उसके लिए कंडीशन है सर। अगर हम सर पढ़ते हैं सेक्शन 86 है सर, सेक्शन 86 आईपीसी का, उसमें सर ये है कि ऐसे अपराध जिसमें सिर्फ नॉलेज ही पर्याप्त है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो वॉलेंटली मतलब लिक्वर लेता है और ऑफेंस करता है तो उस कंडीशन में उसको बचाव नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ इंटेंशन की आवश्यकता है वहाँ पे उसको बचाव मिलेगा सर, जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ कंडीशन कंफर्म है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा बोल रहे हो? चलिए मैं कुछ एग्जांपल आप बता दीजिए जिसमें कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में व्यक्ति लायबल नहीं होगा। अगर स्वेच्छा से उसने नशा किया है तो कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें वो लायबल नहीं होता है। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन कौन से ऑफेंस में नहीं होता है, या उसको आसान बनाते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से ऑफेंसेस में होता है? सर सेक्शन 99 में सर लिमिटेशन दिया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए। अगर उसके अधीन हम कार्य कर रहे हैं तो कोई भी ऑफेंस है सर, उसके अगेंस्ट हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जी सर। अच्छा, एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है सर, उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति को पार्डन किया गया है सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत, जी सर, अगर वो जिन शर्तों पर उसे पार्डन किया गया उन शर्तों को ब्रीच करता है, भंग करता है, जी सर, तो उसकी क्या लायबिलिटी?
सर उसके लिए सर उसको पनिश किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन सर फिर उसका मतलब उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है सर, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 307 में सर इसका प्रोविज़न किया गया है कि अगर वह तथ्यों को छुपाता है या उसको अगर अप्रूवर बनाया गया है और उसके बाद वो तथ्यों को छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, तो उसके लिए उसको सर लायबल ठहराया जाएगा सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर।